Hello and good evening everyone. Welcome to Arun's Academy. So friends, as I promised you in my previous video that we are going to cover the entire term 1 in coming next 1 month. So starting from the first part, that is the poem from your book First Flight. The first poem is Dust of Snow. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है ये पोम। दो पार्ट है, स्पेशली छोटी छोटी दो पोम है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। सो आज के सेशन में एक क्विक एक्सप्लेनेशन दूंगा और फिर हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के जो एक्सट्रैक्ट आएंगे वो सॉरी और डायरेक्ट एमसीक्यूज जो पूछे जाएंगे, दोनों ही क्वेश्चंस आज हम ये करेंगे। यानी बेसिकली हम आज इस पोम को क्लास खत्म फिनिश कर देंगे, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दिस पोम। इस पोम की बात करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो बेसिकली पोएट ने क्या कहा है? वेल, डस्ट ऑफ स्नो अकॉर्डिंग टू पोएट इज नथिंग बट चेंज ऑफ माइंड। चेंज ऑफ माइंड मींस क्या होता है, इसको आप एकदम ध्यान से समझिए। कभी कभी आप अपना बहुत सारा टाइम बहुत छोटी सी चीज के पीछे वेस्ट करते हैं। यानी जैसे आप घर पर आए, ठीक है, और घर पर आपको कोई नहीं मिला और आप बहुत गुस्सा हो जाते हो, ठीक है, मतलब इतना गुस्सा हो जाते हो चीजें आप तोड़ने पड़ने लगते हो। भूखे थे, आपको खाना नहीं मिला, एक एग्जांपल से समझिए, ठीक है। देन ऑल ऑफ सडन आपने देखा आपका छोटा सा बच्चा है, ठीक है, जो आपके सामने आता है, रोता हुआ आपके पास आता है और आपके पास खड़ा हो जाता है, ठीक है। या आपका छोटा सा भाई है, बच्चा छोड़ दो, छोटा सा भाई है, छोटी सी सिस्टर आपके पास आती है, भैया या दीदी जो भी है, ये हेल्प कर दो, एकदम मासूम सा चेहरा लेके, ठीक है, या फिर बहुत हंसता हुआ। तो आपका मूड जो इतना गुस्से में था ऑल ऑफ सडन चेंज हो जाता है। मतलब एक छोटी सी चीज स्माइल लाने के लिए, किसी के फेस पे स्माइल लाने के लिए एक छोटी सी भी चीज बहुत काम कर सकती है, ठीक है। किसी के फेस पे स्माइल लाने के लिए एक छोटी सी चीज भी बहुत काम कर सकती है। तो उसकी वजह से आप सोचिए, इन छोटी छोटी चीजों को लेके आप अपना पूरा दिन वेस्ट करते हैं या अपने आप को प्रेशर में रखते हैं। बजाय उसके आपको फोकस किसके पे करना चाहिए? जो चीजें आपको खुशियां देती हैं। वैसे ही पोएट कह रहे हैं, पोएट एक इस देखिए कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कुछ पोम्स में और कुछ जगहों पर ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया है कि पोएट जा रहे हैं और एक यहाँ पे एक हेमलॉक ट्री है जो कि पॉइजनस ट्री माना जाता है, ठीक है। अमेरिकन कंट्रीज में आपको मिलेगा हेमलॉक ट्री जिसको कहा गया, ये रहा पॉइजनस ट्री है यहाँ पे, लेकिन ये भले ही पॉइजनस, ये बेसिकली आपके खराब मूड को रिप्रेजेंट करता है। तो पोएट यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। इसकी वन ऑफ द ब्रांचेस पे एक कौवा आता है, क्रो, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। एक कौवा आके जब बैठता है तो पोएट यहाँ से जैसे ही जाते होते हैं, ठीक है, पोएट यहाँ से जा रहे होते हैं, जब ये ब्रांचेस पे बैठता है तो क्योंकि उस पर पूरा स्नो था, तो जैसे ही वो इस पे बैठता है तो उसके बैठने की वजह से थोड़ा सा मोशन होता है डाल में, और क्या होता है, जो डस्ट, जो स्नो होती है उसके डस्ट पार्टिकल पोएट के ऊपर पड़ते हैं, तो पोएट क्या है, पूरे खुश हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, हेमलॉक ट्री है आपका गुस्सा होना, आपका एंगर, ठीक है, और क्रो का आके बैठना और डस्ट ऑफ स्नो का फॉल होना आपके ऊपर, वो दिखाता है आपकी हैप्पीनेस। मतलब आप जब बहुत टेंशन में हैं, ऐसी सिचुएशन में भी छोटी छोटी चीजें आपको बहुत खुशियां दे सकती हैं, और तब आपको रियलाइज हो सकता है यार मैंने कितनी छोटी सी चीज के लिए मैंने अपना पूरा दिन वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ वही पोएट ने कहा है, द वे अ क्रो swooped डाउन ऑन मी, मतलब आई वॉज वॉकिंग। कुछ जगहों पर ऐसा लिखा है कि पोएट बैठे थे, कुछ जगह पे ऐसा लिखा है कि पोएट जा रहे थे, बट हम इसको ऐसे लेट्स टेक दैट कि पोएट वाज जस्ट गोइंग थ्रू फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। एक हेमलॉक पेड़ के नीचे से पोएट गुजर रहे थे और अचानक उसकी ब्रांचेस पे एक क्रो, कौवा आके बैठ जाता है, ठीक है। क्या हुआ, जैसे ही वो बैठता है तो ये डाल पे हल्का सा मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से जो स्नो पार्टिकल्स हैं वो पोएट के ऊपर पड़ते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, जो कि एक पॉइजनस ट्री है, उसने पोएट के दिल को चेंज कर दिया। मतलब जो चीजें जनरली हमें लगता है बहुत परेशान करती हैं, वही चीजें कई बार हमें खुशियां देने का कारण बनती हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत ही क्लियरली पोएट ने मेंशन किया है, बेसिकली हेमलॉक ट्री जो है ये एक पॉइजनस ट्री होता है। पॉइजनस ट्री का मतलब हुआ ये एक नेगेटिविटी का सिंबल है जनरली, और क्रो जो है उसको भी हम नेगेटिव मानते हैं। पता है, कौवे को अपने घर के सामने नहीं बैठने देते कि ये अपशगुन है।
तो ये दो चीजें जो हम जनरली बहुत ही बैड लक या खराब मानते हैं, इन दोनों ही चीजों ने पोर्ट को खुशियां दी। हैज गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ मूड, मतलब जैसे ही एक क्रो एक हेमलॉक ट्री की ब्रांच पे बैठता है और डस्ट पार्टिकल मेरे ऊपर पड़ते हैं, मेरा पूरा दिन बदल जाता है। मतलब मेरी पूरी जो दिन की समृद्धि जो अभी तक बहुत खराब जा रही थी, पूरी ठीक हो जाती है। और तब मुझे रियलाइज होता है कि यार मैंने अपना आधा दिन तो पूरा ऐसी चीज के लिए वेस्ट कर दिया, गुस्से में आके या क्रोध में आके, जिस पर मुझे करना ही नहीं चाहिए था। और उसकी वजह से, चलो हम कहते हैं ना हिंदी में कहावत है, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, द डे यू स्टार्ट, जब जागो तभी सवेरा। तो पोएट का कहना है कि भले ही मेरा हाफ ऑफ द डे, रोइड का मतलब वेस्ट हो जाना, रिग्रेट, इसका मतलब है रिग्रेट। पोएट रिग्रेट कर रहे हैं कि भले ही मेरा हाफ डे वेस्ट हो गया है, बट सेव्ड सम, एस और एस है, एलिट्रेशन है, रिपीट हुआ है एस एस अल्फाबेट, हाफ ऑफ द डे बचा लिया, आधा ही वेस्ट हुआ है। मतलब एक हेमलॉक ट्री पे एक कौवे के, क्रो के बैठने की वजह से मेरे ऊपर जो डस्ट पार्टिकल आया, मेरा दिन बन गया। कहने का मतलब आप इसको रियल लाइफ में जब लेके जाएंगे, छोटी छोटी चीजें जहां आपको बिलीव नहीं हो सकता, वहां से भी आपको खुशियां मिल सकती हैं। इट्स जस्ट द वे यू विल हैव टू सर्च इट फॉर। तो अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखो, मैंने लिखा हुआ है बहुत क्लियरली, आपको यहां समझ में आएगा कि एक सिंपल मूवमेंट बता रहे हैं लेकिन बहुत कुछ बताता है। देखो कहने का मतलब तो सिर्फ पोएट जा रहे हैं और हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ मतलब स्नो पार्टिकल गिरे, लेकिन इसकी आप मीनिंग पे जाओ डीप में तो आपको समझ में आता है कि पोएट जो बहुत ही सॉरो, उनका मूड बहुत खराब था, लेकिन जैसे ही हेमलॉक ट्री के अंदर आते हैं, विंटर सीजन, स्नो चारों तरफ है, एक क्रो उसकी डाल पर बैठता है और जैसे ही उस हेमलॉक ट्री की डाल पर बैठता है तो उससे कुछ स्नो पार्टिकल्स पोर्ट के ऊपर गिरते हैं। जैसे स्नो पार्टिकल पोर्ट के ऊपर गिरते हैं, पोर्ट का पूरा दिमाग, माइंड जो इतने गुस्से में था वो अच्छे में चेंज हो जाता है। मतलब सोचो एक छोटा सा इंसिडेंट पोर्ट के पूरे दिमाग को चेंज कर देता है। देखो, चेंज पोर्ट्स मूड एंड ही सडनली रियलाइज दैट कि उन्होंने अपना पूरा आधा दिन वेस्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने ये भी सोचा कि अब मैं बाकी का जो रेस्ट पार्ट है उसको यूटिलाइज कर लूंगा। तो बेसिकली ये फर्स्ट पोएम यही थी। ये बताता है पोएट का चेंज ऑफ मूड, जो एक नेगेटिव से पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाता है, डिप्रेशन और सैडनेस से लाइट की तरफ, यानी एक शावर करता है ऑफ द स्नो ऑफ डस्ट पार्टिकल जो है वो हमारी लाइफ के खुशी के मोमेंट है जो हमारी लाइफ को बदल सकते हैं। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू फील इट। ठीक है, ये हुआ आपका डस्ट ऑफ स्नो। छोटा सा था, पोएम छोटी सी है लेकिन उसकी मीनिंग बहुत बड़ी है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा फायर एंड आइस की। अकॉर्डिंग टू द पोएट एक चीज है फायर, जो ये देखो बहुत आप रियलिटी में इसको आप जो समझ सकते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों महीनों में, लास्ट मंथ में आपने अफगानिस्तान इसका ग्रेट एग्जांपल रहा है। ठीक है, पोएट का कहना है ये दुनिया सिर्फ दो चीजों से खत्म हो सकती है। एक तो है फायर, यहाँ पे फायर जो दिखा रहा है वो हैट्रेड, एक दूसरे के लिए दुश्मनी, एक दूसरे को मारने पे आ जाना, वेपन्स, आर्म्स, बॉम्ब्स, एटॉम एनर्जी मतलब एटॉमिक एनर्जी। हम कोई भी जरिया नहीं छोड़ रहे हैं जिससे हम ह्यूमैनिटी को खत्म ना कर सके। ठीक है, हमारे पास वो हर चीज है जो ह्यूमैनिटी को 1 मिनट में फेल कर दे। एटॉमिक बम है, न्यूक्लियर बम है, मिसाइल्स है, हम सिर्फ ह्यूमैनिटी को खत्म करने पे लगे हैं। तो पोएट का कहना है कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, सम से, एस एस, ठीक है, सम से, अगेन 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में रिपीट हुए हैं। ठीक है, एनाफोरा, ध्यान दो, 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में जब सेम वर्ड्स रिपीट होते हैं। सो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये दुनिया आग, आग का मतलब फिर से मैं कह रहा हूं यहाँ पे ध्यान देना, हैट्रेड। ठीक है, एक दूसरे को जो बोलते हैं ना फिनिश कर देने वाली फीलिंग है वो। सो सम से वर्ल्ड विल एंड विद फायर और सम से इन आइस। कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया ये एक दूसरे के प्रति गुस्से से, मारपीट से खत्म हो जाएगी, और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये दुनिया जो है ना जलन रखने से, द्वेष, डिजायर, ज्यादा पाने की इच्छा। ठीक है, आइस वाले पार्ट में मैं अभी बाद में आऊंगा, अभी सिर्फ हम बात करेंगे हैट्रेड की। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये दुनिया फायर, गुस्से और इन सब चीजों से खत्म हो जाएगी। लेकिन पोएट का मानना है कि जो उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, उनका मानना है कि भाई फायर हैज मोर कैपेसिटी देन आइस टू डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड। मतलब अगर 2 ऑप्शन है कि ये दुनिया फायर से, हेट्रेड से खत्म होगी कि डिजायर से, तो पोएट जाएंगे उन लोगों के साथ
जो सपोर्ट करते हैं हेट्रेड को, यानी आग इस दुनिया को खत्म कर देगी। ठीक है। डिजायर यानी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जिसको कहते हो, वांटिंग समथिंग जो होना ही चाहिए, नहीं होने पर पता ना पागल हो जाते हैं। पावर और फेवर, देखो पोर्ट ने लिखा है आई फेवर दोज, जो मैं उनको सपोर्ट करूंगा जो हु फेवर फायर। एफ अगेन एलिट्रेशन, ध्यान दीजिएगा, रिपीटेशन ऑफ सेम अल्फाबेट इन 2 consecutive वर्ड्स। सो अब इसका आप एक्सप्लेनेशन अगर देखेंगे तो पोर्ट ने बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है। देखो कि पोर्ट यही कहते हैं कि इसमें 2 तरीका बताते हैं वर्ल्ड के एंड होने का, एक है फायर और एक है आइस। ठीक है। तो पोर्ट ये कहते हैं कि ही इज अवेयर अबाउट फायरी डिजायर्स, जैसा मैंने कहा जो हमारे अंदर है, हम सभी को पावर चाहिए भाई, फायर विल एंड द वर्ल्ड। ठीक है। दूसरा पोर्ट ये कहते हैं कि फायर हैज इनफ पावर टू डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड, फायर के अंदर इतनी पावर है, मैं फिर से कह रहा हूं बार बार वर्ड जो फायर आ रहा है वो एक दूसरे से मारपीट करना, एक कहते हैं ना आर्म्स एंड वेपन्स इकट्ठा करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर देना, लड़ाई करना, मारपीट करके दुनिया को खत्म कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है। लेकिन पोर्ट सेकेंड लाइन में ये भी कहते हैं कि आई फेवर दोज हु आर इन सपोर्ट ऑफ फायर, जो कहते हैं कि ये दुनिया फायर से यानी हेट्रेड से खत्म हो जाएगी। बट एट द सेम टाइम पोर्ट इज सेइंग दैट कि अगर मुझे कुछ दूसरा सेकंड सिलेक्ट करना हो, कि अगर दूसरी चॉइस दी जाए कि भाई फायर नहीं दूसरी कोई चीज करो जिसकी वजह से चूज करो जिसकी वजह से ये दुनिया खत्म हो सकती है, तो सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी पे आइस होगी जो इक्वली डिस्ट्रक्टिव है। ये तो है भाई, हमारे अंदर जो एक दूसरे को लेकर जो जेलिसी है वो कहीं ना कहीं हमें पता है पूरी तरह से खत्म कर देती है, क्योंकि हम एक दूसरे को लेके इतना ज्यादा हेट करते हैं। तो फायर और हमारी डिजायर्स, हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं कि हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पोर्ट, फायर स्टैंड फॉर डिजायर हेट्रेड, यहाँ पे फायर, आइस स्टैंड्स फॉर डिजायर एंड फायर स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। ठीक है। फायर हेट्रेड के लिए है और आइस डिजायर के लिए। ठीक है। तो ऐसा कोई जो है ह्यूमन, हम जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी इमोशंस, अपनी नीड्स, अपनी जरूरतें, अपनी लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये लालच जो है ना, ये एनगल्फ का मतलब निगल ले जाएगी हमारी पूरी ह्यूमैनिटी को। ठीक है। तो वंस इन लाइक ऑन द अदर हैंड द पोर्ट आल्सो डिस्क्राइब आइस, ठीक है, जो हमारी डिजायर्स इतनी सारी हैं, इच्छाएं, उनको डिस्क्राइब करती है। पीपल बिकम हार्श, दे डू नॉट केयर अबाउट देयर इमोशंस, किसी को कुछ फर्क पड़ता नहीं है कि आप भाई, हम जैसे बोलते हैं ना यार ये काम नहीं करना चाहिए उसको नुकसान होगा, नो, करो, बेनिफिट होना चाहिए हमारा। तो बेसिकली इन दोनों पोम में पोर्ट ने यही कहा है। पहले पोम जो आपने पढ़ा वो एक छोटी सी पोम है लेकिन बहुत बड़ा मैसेज देती है कि भाई दुनिया एक, अगर आपको लगता है, पहली पोम की बात कर रहा हूं, कि आपका कुछ चीजों की वजह से आपने किसी का सुबह उठ के आपको लगता है अरे यार इसका चेहरा देख लिया पूरा दिन खराब जाएगा, भाई ऐसा नहीं है। ऑन द सेकेंड, और सिर्फ अपने माइंड में आप ये सोच लेते हो यार ऐसा हो गया, मैं सुबह सुबह निकला, बिल्ली ने रास्ता काट लिया इसलिए मेरा दिन बर्बाद जा रहा है। बट सडनली आप ये पाओगे कि जो चीजें आपको लगता है कि किसी और बिल्ली ने रास्ता काट दिया और आपका दिन बहुत अच्छा हो गया, आपकी लॉटरी लग गई, तब बताओ। तो इट्स लाइक योर थिंकिंग, आप सोचते क्या हो। पोर्ट का पूरा दिन वेस्ट गया, लेकिन एक क्रो जो कि नेगेटिविटी की निशानी, हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस ट्री है, दोनों ही नेगेटिव है, लेकिन उसने पोर्ट का दिन बना दिया। तो कई बार अनएक्सपेक्टेड, ऑल ऑफ सडन ऐसी चीजें भी होती है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते लेकिन हमारे लिए अच्छा कर जाती हैं। ये पहला। और दूसरा, फायर और आइस में पोर्ट का पहले स्टांजा में कहना है कि फायर जो है वो हेट्रेड, हमारे अंदर जो रही हुई जलन, एक दूसरे को खत्म करने की जो फीलिंग है वो इस दुनिया को खत्म कर देगी। दूसरा, अगर फायर नहीं हुआ तो आइज यानी हमारी डिजायर, जो हमारी इच्छाएं हैं, इमोशंस, इतना कुछ पाने की, वो भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है इस वर्ल्ड को खत्म करने के लिए। ठीक है। ये हुआ एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करेंगे कि इस चैप्टर से कैसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे। जैसे ये देखो, ये पूरा एंटायर पोम है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ऑफ द मेनी सिंबल्स ऑफ हेमलॉक ट्री। एक तो हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है। दूसरा, नेगेटिविटी का सिंबल है। लेकिन यहाँ पर पोर्ट ने हेमलॉक ट्री को किस तरीके से यूज किया है, फिर से सुनिए। दोनों ही हेमलॉक और क्रो पॉइजनस एक तो है, दूसरा नेगेटिविटी की निशानी है, लेकिन यहां पर पोर्ट ने उसको किस तरीके से यूज किया है। इज इट फॉर लॉन्गेविटी, इज इट फॉर टुगेदरनेस, साथ रहना, इज इट फॉर प्रोटेक्शन, और इज इट फॉर हीलिंग।
तो दोस्तों आप देखो यहाँ पे पोएट ने क्या कहा था कि मेरा पूरा दिन जो वेस्ट गया था सिर्फ इस इंसिडेंट के बाद सुधर गया, मतलब मेरी जो हालत खराब चल रही थी, हीलिंग पावर, ठीक कर देना, उसने ठीक कर दिया। किसने ठीक किया? हेमलॉक ट्री और क्रो ने। तो ये दोनों जो कि नेगेटिविटी की निशानी है, इन दोनों ने ही मेरे डे को, पूरे दिन को बना दिया। तो इसने हील करना, वैसे बोलते हैं ना जैसे घाव लग जाए तो बोलते हैं ना हील हो रहा है, धीरे धीरे घाव भर रहा है, तो मतलब पोएट के दिन को उसने बना दिया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे दोस्तों। अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द पॉसिबल फीलिंग ऑफ द पोएट। कौन कौन सी फीलिंग पोएट यहाँ कह रहे हैं? देखो पोएट यहाँ पे डिसअपॉइंटेड तो है, शुरुआत में वो डिसअपॉइंटेड थे, ठीक है। दूसरा क्यूरियोसिटी यहाँ उनकी कुछ है नहीं, डिमोटिवेटेड भी थे स्टार्टिंग में, ठीक है। और थैंकफुल, नो थैंकफुल भी नहीं थे, हाँ डिसहार्टेड भी थे। यानी 3 वर्ड है जो दिखाते हैं कि पोएट स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थे, डिमोटिवेटेड थे, दिल हार चुके थे, डिसहार्टेड थे, डिसअपॉइंटेड थे। तो 2, 4 एंड 6, 2, 4 एंड 6 कहां पर है भाई? ऑप्शन नंबर कहते हैं कहाँ गया? 2, 4 एंड 6, 7 इसमें नहीं है, 7 इसका पार्ट था जो यहाँ पर हो गया। देखो आप देखेंगे 2, 4 एंड 6 हो गया, ये खत्म हो गया, ये एंड 7 यहाँ का है, 1 एंड 3, 7। तो ये पार्ट जो है ना, ये कट के इसमें गलती से आ गया है जब ये हमने पीपीटी से पीडीएफ कन्वर्ट किया है, तो क्योंकि वो वहीं पे खत्म हो जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन है 2, 4 एंड 6, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सेम पोम से, आइडेंटिफाई द ऑप्शन। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों बहुत आएंगे। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डज नॉट यूज। बेसिकली अभी तक आपने पहले जो एमसीक्यूज किए होते थे, आपको 4 में से करेक्ट ढूंढना था, यहाँ पे 4 में से रॉन्ग ढूंढना है। 3 करेक्ट है, 1 गलत है। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डज नॉट यूज द वर्ड रू करेक्टली। रू का मतलब हुआ जो आपने रिग्रेट, ठीक है, पोएट को जो रिग्रेट था, जो उनको ये लग रहा था कि मैंने पूरा दिन वेस्ट कर दिया, वो, ठीक है, दैट आई हैड रूइंड, खराब कर देना, रिग्रेट। किस सेंटेंस में इस वर्ड का करेक्ट यूज नहीं हुआ है दोस्तों? ठीक है, ध्यान से देखना, फिर से ये कहा जा रहा है किस सेंटेंस में आउट ऑफ दीज 4 इस रू वर्ड का सही यूज नहीं किया गया है। तो यहां देखो, अदर्स फाइनली रू, ये जो वर्ड है, देखो पहला, द फिल्म वॉज अ डिजास्टर एंड ही रूड, यहाँ पे करेक्टली ही के बाद आपको V2 दिख रहा है, ठीक है, वर्ब की जगह पे। यहाँ पे आई एम श्योर सी रूड, यहाँ पर भी आपको सेकेंड फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी V2 है, ठीक है, तो ये V2, तीनों ही V2 है, लेकिन यहाँ देखिए ये V1 हो गया, तो ये जो है वो रॉन्ग है, सिंपल। तो करेक्ट ऑप्शन दैट डज नॉट यूजेस द रू वर्ड करेक्टली इज 4। मतलब हमें रॉन्ग ऑप्शन ढूंढना है, वही सही है, मतलब रॉन्ग क्वेश्चन फाइंड आउट करने के आंसर मिलेंगे आपको। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला है। सिनेक्डॉक एक पोएटिक डिवाइस होता है दैट यूजेस अ पार्ट, एक छोटा सा पार्ट होता है जो पूरे एंटायर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे कैप्टन पूरी टीम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे विराट कोहली आया, इसका मतलब पूरी टीम इंडिया आ गई, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एग्जांपल, दैट्स अ ग्रेट सेट ऑफ व्हील्स। सेट ऑफ व्हील्स हैज बीन यूज्ड फॉर कार। सेट ऑफ व्हील्स आया मतलब वो कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे सिनेक्डॉक है? ध्यान से समझिए, एक वर्ड जो पूरे होल को रिप्रेजेंट करता हो, ऐसा कौन सा वर्ड है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो वो दिखाता है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मतलब ये दिखाता है कि पोएट पूरे नेगेटिव वे से पॉजिटिव आ गए, यानी खुश हो गए, ठीक है। ये ऑप्शन क्लियरली यहीं पे दिख जा रहा है, करेक्ट है, समझ में आया। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, कौवा आया और ब्रांचेस पे बैठा, करेक्ट, क्लियर स्टेटमेंट है। डस्ट ऑफ स्नो, हेमलॉक ट्री, सेव सम पार्ट, डे आई हैड रूड, मेरा दिन खराब हुआ, बचा लिया। बट ये जो ऑप्शन है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, तो मूड जो था वो बदल गया। अभी क्या था मूड, वो पूरा होल सेंटेंस है कि नेगेटिव था, ये हुआ, दिन खराब चल रहा था, बट एक वर्ड मतलब जो आया कि मूड आपको चेंज कर दिया, इसका मतलब आपको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले गया, ठीक है।
एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान से देखिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है कि चूज द ऑप्शन, फिर से नॉट वाला आया। इस वाले ऑप्शंस में आपको ध्यान से करना है, यही सबसे ज्यादा एरर होगी। चूज द ऑप्शन शोइंग द रीजन नॉट करस्पॉन्डिंग, सही नहीं है, अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। इनमें से कौन सा करस्पॉन्डिंग मतलब सही रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो द क्राउइंग ऑफ क्रो हिडन इन द फॉइलेज, यहां पे कुछ छुपा है ही नहीं बाबा। द क्रो का लैंड होना सही है, शिवरिंग ऑफ क्रो ड्यू टू द कोल्ड ये भी हो सकता है, रीएडजस्टमेंट शायद वो अपनी पोजीशन क्योंकि क्या रीजन है जिसकी वजह से वो डस्ट ऑफ स्नो गिरी है, तो ये सारे ही रीजन है, ये नहीं है। हिडन हुआ है इसलिए पोर्ट के ऊपर गिरा, ऐसा कोई रीजन नहीं है। मतलब क्रो की इन 3 एक्शन की वजह से डस्ट ऑफ स्नो पोर्ट के ऊपर गिरी, ये कहीं भी एक रीजन नहीं होता डस्ट पार्टिकल गिरने का। ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है, यानी आपको रॉन्ग फाइंड आउट करना था। तो ये नॉट वाले ऑप्शन बहुत ज्यादा कॉमन हो गए और ये पूछे जाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करूंगा डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन की। तो मैं अगर डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करूं तो इस पोम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, एकदम सिंपल। सेकंड, व्हाट हैपेंड टू द पोर्ट, पोर्ट को क्या होता है, जैसे ही क्रो बैठता है स्नो उनके ऊपर गिरती है। ये डायरेक्ट एमसीक्यूज हैं जो लास्ट 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे 15 में से, ये उसमें पूछे जाएंगे। What was the result of the act of the crow, जैसे ही क्रो उस पे बैठा पोर्ट का क्या हुआ, तो पोर्ट का जो पूरा दिन था वो बन गया, मतलब वो खुश हो गए। तो ये 3 हो गया। चौथा, What does the hemlock tree signifies, well basically ये तो होता है नेगेटिविटी के लिए, बट यहां पर वो क्या दिखा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिखा रहा है नेगेटिव थॉट्स जो थे वो, तो इट इज ऐसे जनरली हेमलॉक ट्री वो नेगेटिविटी को दिखाता है। हेमलॉक ट्री इज अ पार्ट ऑफ नेगेटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द पोर्ट इज, अरे यार ये तो सिंपल है, हेमलॉक ट्री। द पोर्ट इज टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स विंटर डे, सिंपल। 7th, द फर्स्ट स्टांजा इज ऑल अबाउट, पहले स्टांजा में क्या दिया हुआ है कि वो आता है बैठता है, ठीक है। ध्यान से देखना, पहले स्टांजा में क्या दिया है कि क्रो आता है, विंटर डे है, हेमलॉक ट्री है, ऑल ऑफ द अबव सारे। अब यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या निकल के आ रही है वो फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइमिंग स्कीम क्या है देखो, तो ए बी ये है, ए बी ये है, ए बी सी डी है। अब इसके लिए हमको पोम पे जाना पड़ेगा। ध्यान से पोम देखिए क्या है, द वे क्रो ए बी, क्रो स्नो ए, मी ट्री बी, और यहां तक एक स्टांजा हो गया, ठीक है। हैज गिवन माई हार्ट ए, मूड बी, पार्ट ए, रोइड बी, यानी ए बी यही है भाई, ए बी। कौन सा ऑप्शन है, ए बी कहाँ है, ए बी। एक बार फिर से चेक करते हैं हम लोग, हाँ करेक्ट है, ए बी। वॉट वॉज द पोएट फीलिंग बिफोर द क्रो फेल स्नो ऑन हिम, क्या सोच रहे थे, तो उनका दिन बहुत ही खराब जा रहा था, ठीक है। तो ही वॉज इन अ सैड मूड, सिंपल है, जब स्नो गिरा उससे पहले। वॉट डज द पोम रिफ्लेक्ट, पोम क्या बताता है, तो देखो पोएट एक सिंपल सी चीज आपको ये बता रहा है, नेचर की हीलिंग पावर की, कैसे उसने पोएट के पूरे माइंड को चेंज कर दिया। ये दिखा रहा है कि नेचर में कितना पावर है। ये ऑल्सो दिखा रहा है ट्रिवाइव थिंग्स, जो हमें नहीं लगता वो पूरे, हमें कई बार चीजें बहुत आसान लगती है और बहुत छोटी लगती है पर बहुत बड़ा काम कर जाती है। तो इसका मतलब है कि डी ऑप्शन, ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ये तो हुआ भैया डस्ट ऑफ स्नो। अब मैं बात करूंगा, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है बट हम इसे कंप्लीट करेंगे ताकि आप पढ़ो तो पूरे सारे क्वेश्चंस आपके, इससे ज्यादा क्वेश्चंस इस फॉर्म से नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखो। अब पहला स्टांजा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, बट मुझे जो लगता है आई फेवर फायर। नाउ द अबव स्टांजा डिबेट्स वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और आइस, सिंपल, ठीक है, या तो फायर या आइस से होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ द एलिमेंट मेंशन्ड इन द फर्स्ट स्टांजा हैव वन सिमिलरिटी, फायर और आइस में क्या सिमिलरिटी है, दोनों ही दुनिया को खत्म कर सकते हैं, ठीक है, बोथ कैन एंड द फायर।
एंटायर वर्ल्ड। द पोएट फेवर्स दोज हु बिलीव, पोएट किसको फेवर कर रहे हैं? फायर वाले को, जिनका ये मानना है दैट फायर वुड कॉज फाइनल डिस्ट्रक्शन। सिंपल। आइडेंटिफाई द सम से एस एस, मैंने कहा ना एस एस मतलब एलिट्रेशन, सिंपल, ठीक है। व्हाट इज द मूड ऑफ द पोएट, पोएट किस मूड में है जब वो ये कह रहे हैं? ऑफ कोर्स यार ये तो क्लियर है, ऑप्टिमिस्टिक तो बिल्कुल ही नहीं है, पेसिमिस्टिक है, ठीक है। ये हुए हमारे एक्सट्रैक्ट बेस 5 क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट बेस 5 क्वेश्चन ही होंगे, एक एक्सट्रैक्ट होगा 5 क्वेश्चन, और इससे बाहर का नहीं आएगा, मैं आपको ये भी लिख के दे दे रहा हूं, ठीक है। व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द अबव एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, उनका मानना है कि ये फायर से एंड होगी या तो आइस से एंड होगी। इट विल एंड ईदर फायर और आइस, ये सही है, या तो फायर से एंड होगा या फिर आइस से। और द क्वेश्चन इज हाउ द वर्ल्ड विल एंड इज लेफ्ट, आंसर दिया नहीं है, आपको खुद सोच लेना है, या तो फायर या तो आइस, दोनों चीजें ध्यान रखनी है, ओपन है दोनों ही, मतलब योर माइंड इज ओपन, यू कैन टेक एनी। फायर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, मींस डिस्ट्रक्टिव है, आइस भी उतनी ही डिस्ट्रक्टिव है। पोएट हैज नॉट गिवन एनी पर्टिकुलर कि खाली फायर ही एंड है, ही इज ओपन, ही इज सपोर्टिंग बोथ। What role does fire play in the poem? Well, fire is a source of destruction. Of course, दुनिया को खत्म कर सकता है। The phrase test of desire implies, test of desire का मतलब हुआ the poet has got short exposure of desire, the poet has tasted something, the poet has fine taste of food. फूड की तो बात ही नहीं आ रही भाई, ये रहा डिजायर की बात हो रही है, सिंपल, ठीक है। ये तो आसान है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बनेंगे तो आप ये खाली कर लो, आपके मार्क्स पक्के हो रहे हैं, ठीक है। What path does the poet tends to follow? पोएट क्या कह रहे हैं? The path has learned about following experiences, the way of experiencing, his way of experiencing और his way of avoid experiencing। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से समझना है कि पोएट किस तरीके से, द पाथ डज नॉट पोएट टेंड टू फॉलो, डज द पोएट, डज नॉट नहीं है, देखो नॉट वाला मैं सोच रहा था, द पाथ डज द पोएट टेंड टू फॉलो, कौन से रास्ते को पोएट फॉलो कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन अगर आपको बताना है तो द पाथ द पोएट हैज लर्न फॉलोइंग एक्सपीरियंसेस। ये टेस्ट ऑफ डिजायर मतलब जो मैंने आज तक महसूस किया, इसका मतलब पोएट के अपने एक्सपीरियंस कह रहे हैं कि मुझे लगता है फायर ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। By stating that the world would end twice, the poet implies that there are twin forces of destruction. The destruction will be instinctive force. The destruction will be both by instinct. Of course, the destruction will be deliberate action. Well, आप इसको ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा, दोनों ही हो सकता है, फायर और आइस दोनों, ठीक है। 7th वाला देखो, What does term if? If का मतलब अगर एक नहीं तो दूसरा, ठीक है। अगर दूसरा मतलब फायर से बच भी जाए तो आइस से बच नहीं सकता, तो इसका मतलब है पोएट इज नॉट श्योर बट डिस्ट्रॉय दोनों से ही हो जाएंगे, 7th, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज द स्पीकर नो इनफ ऑफ, क्या है उनको पता है, जो उन्होंने आज तक एक्सपीरियंस किया है उनको पता है कि अगर फायर नहीं तो आइस में भी इतना पावर है, यानी हमारी डिजायर, हमारी इच्छाएं इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो इस दुनिया को खत्म कर सकती हैं। इसका मतलब इनफ एक्सपीरियंस, ये भी हो सकता है, ठीक है। इनफ एविडेंस, यस, पोएट को लगता है उसके पास इनफ, मतलब आइस में इतनी इनफ पावर है कि वो दुनिया को खत्म कर सकती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। व्हाट आर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ नोइंग इनफ ऑफ हेट, इसका मतलब है अगर आपको पता है कि इनफ ऑफ हेट इज देयर, इसका मतलब है इट विल एंड द एंटायर वर्ल्ड, सिंपल, ठीक है। दैट मीन्स हेट्रेड इज मोर लिंगरिंग। एंड 10th, व्हाट इमोशनल क्वालिटीज आर एसोसिएटेड आइस इज ग्रेट। व्हाट डू यू मीन बाय आइस इज ग्रेट? आइस इज ग्रेट का मतलब हुआ कूल है, ठंडा है, आइस आपको लग रहा है, बट इट इज डेलिबरेट हेट्रेड, ठीक है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पोम फायर एंड आइस डस्ट ऑफ स्नो के RTC रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और 10-10 MCQs, यानी 5-5 RTC 10-10 MCQs, टोटल 30 क्वेश्चंस मैंने इसमें से करा दिए, ठीक है। इससे बाहर का आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, लिख के ले लो, बता रहा हूं आपको। सो पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से समझिए,
आपको कहीं पर भी कुछ डाउट लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे टाइगर इन द जू। पूरा पोएम का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन क्विक हो जाएगा। डायरेक्टली हम बात करेंगे आरटीसी की और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।